नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इस्सार खान। दुनिया इस वक्त एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। रूस यूक्रेन में पिछले 41 दिन से युद्ध जारी है। वहीं भारत के दो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका। यहां पर भी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ये जो तीन देश हैं, यहां तीनों ही देशों में बिगड़ते हालात का असर भारत पर भी पड़ रहा है। इसीलिए हमारे तीन संवाददाता इन तीनों ही देशों में पल पल बदल रहे हालात पर नजर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं रूस यूक्रेन बॉर्डर पर नीरज राजपूत जो डटे हुए हैं। वहीं पाकिस्तान से मेरे सहयोगी हमजा आमिर हमारे साथ मौजूद हैं और श्रीलंका से हमारे संवाददाता जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये तीनों ही संवाददाता हमें बताएंगे कि जमीन पर आखिरकार वहां चल क्या रहा है, आगे वहां क्या हो सकता है और किस तरीके से बदलते समीकरणों का असर भारत पर पड़ सकता है। इसीलिए सबसे पहले बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर की। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की यह है कि अब से कुछ ही मिनटों पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित किया है। इस पे उन्होंने रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। ज़ेलेंस्की ने रूस की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस से कर दी है। उन्होंने कहा कि रूस और आईएसआईएस पे कोई फर्क नहीं। ज़ेलेंस्की ने मांग की है कि रूस को या तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर किया जाए या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ही भंग कर दिया जाए, क्योंकि रूस इसका सदस्य देश है और उसने यूक्रेन के बूचा में नरसंहार किया है। रूस यूक्रेन को गुलाम बनाना चाहता है, ये कहना है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का। तो 41 दिन से युद्ध जारी है और इस पे दोनों ही पक्षों के जानमाल का भारी नुकसान हो रहा है। दोनों देशों के दावों के मुताबिक अब तक कितना नुकसान दोनों सेनाओं को उठाना पड़ा है, जरा ये आपको दिखा देते हैं। जो दावे किए जा रहे हैं अभी तक, उन दावों के मुताबिक रूस के 18,500 जवान हैं, जबकि यूक्रेन के 16,000 जवान इस युद्ध में अब तक मारे जा चुके हैं। ये दावे जो किए जा रहे हैं, रूस के 150 और यूक्रेन के 125 जहाज जो हैं उन्हें गिराया जा चुका है अब तक, ये जानकारी सामने निकल कर आई। इसके अलावा रूस के 134 हेलीकॉप्टर्स, यूक्रेन के 91 हेलीकॉप्टर्स अब तक पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हो चुके हैं। इतना ही नहीं, रूस के 107 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। रॉकेट लॉन्चर्स का आंकड़ा हम आपके सामने लेकर आएंगे। ये ड्रोन का आंकड़ा आप देख रहे हैं। रूस के 94 और यूक्रेन के 398 ड्रोन जो हैं अब तक उन्हें नष्ट किया जा चुका है। वहीं रॉकेट लॉन्चर्स की अगर बात की जाए तो फिर रूस के 107 रॉकेट लॉन्चर्स, यूक्रेन के 214 रॉकेट लॉन्चर्स हैं जिन्हें अब तक नष्ट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, रूस की 2,534 और यूक्रेन की 1,969 बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक अब तक नष्ट हुए हैं। ये दोनों ही देशों के अलग अलग दावे आपके सामने जो हम रख रहे हैं। रूस के 332 और यूक्रेन के 852 तोपे और मोर्टार अभी तक नष्ट हो चुके हैं, इस युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं, रूस की 1,322 और यूक्रेन के 1,873 जो सैन्य गाड़ियां हैं वो इस युद्ध में अब तक बर्बाद हो चुकी हैं। तो दोनों देशों में युद्ध विराम के लिए कई दौर की बातचीत तो हो चुकी है, लेकिन दोनों ही अब तक सहमति बना नहीं पाए हैं। अब तो बात बूचा में हुए नरसंहार को लेकर रूस के खिलाफ बेहद कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जोर पकड़ रही है। यूक्रेन और अमेरिका सहित कई बड़े देश चाहते हैं कि मानवाधिकार उल्लंघन और बूचा में नरसंहार को लेकर रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से निकाल देना चाहिए। क्या बूचा में नरसंहार के जो आरोप रूस पर लग रहे हैं उससे बात बनने की बजाय बिगड़ने वाली है? क्या बूचा नरसंहार का दोषी ठहराकर रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल से निकालने की तैयारी हो चुकी है? बूचा की सड़कों पर लाशों का वीडियो जारी कर क्या यूक्रेन ने रूस के खिलाफ एक और बड़ा मोर्चा खोल दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नरसंहार के आरोपों की आड़ में अमेरिका सहित दूसरे बड़े देश रूस के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाले हैं? यूक्रेन के बूचा की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसे शॉक लगा, सदमा लगा, क्योंकि ये तस्वीरें किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी थी। बूचा की हर सड़क पर किसी न किसी की लाश पड़ी हुई थी।
किसी की लाश रोड के बीचों बीच थी तो किसी की फुटपाथ के किनारे। जो जहां मौजूद था वहीं मारा गया। बूचा नरसंहार की इन्हीं तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया में रूस के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है और इसीलिए उसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल से बर्खास्त करने की मांग जोर शोर से उठ रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में नागरिकों पर अत्याचार किए हैं। दरअसल यूक्रेनी सेना ने राजधानी कीव के पास मौजूद इलाके बूचा को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ा लिया है। उसके बाद जब वहां हुई तबाही का जायजा लिया गया तो वो बेहद खौफनाक था, क्योंकि वहां तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही दिख रही थी। खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बूचा की तबाही देखने पहुंचे थे। उन्होंने बूचा की बर्बादी को नरसंहार करार दिया। रूस के खिलाफ दुनिया से कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं रूस इन सारे आरोपों को नाटक करार दे रहा है। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी नागरिकों पर अत्याचार किए हैं, जबकि रूस का कहना है कि रूसी सैनिकों पर अत्याचार करने के सारे आरोप निराधार हैं। यूक्रेन का आरोप है कि बूचा में रूसी सेना ने 50 आम लोगों की हत्या की है। जवाब में रूस का कहना है कि सड़कों पर लाशें यूक्रेन की सरकार ने रखवाई हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना ने बूचा में नरसंहार किया है। रूस का इस पर जवाब है कि यूक्रेन के दावे में सच्चाई नहीं है, बल्कि ये ड्रामा है। यूक्रेन सहित कई देशों ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल से बर्खास्त करने की मांग की है। इस पर रूस ने कहा है कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो शांति वार्ता में यह मददगार साबित नहीं होगी। रूस का साफ साफ कहना है कि वीडियो में लाशों की जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, वो सिर्फ आंखों का धोखा है। रूस वीडियो की सत्यता पर ही सवाल उठा रहा है। क्या बूचा के वीडियो के आधार पर रूस के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है? क्या रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर किया जा सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें समझने और जानने के लिए आपको इससे जुड़े कानून को समझना होगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल में सदस्यों की संख्या 193 है। किसी सदस्य देश को बाहर निकालने के लिए 2/3 वोटों की जरूरत होती है। तो अगर रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो प्रस्ताव के पक्ष में 129 वोट होने चाहिए, तभी रूस को काउंसिल से हटाया जा सकेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अधिकारियों के मुताबिक रूस के खिलाफ बूचा नरसंहार का वीडियो एक बड़ा सबूत हो सकता है। यूक्रेन द्वारा जारी बूचा के वीडियो को सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरों का भी सपोर्ट मिल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें रूस के दावे को झूठा साबित कर रही हैं। मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा जो तस्वीरें जारी की गई हैं, उनमें 28 फरवरी और 19 मार्च को खींची गई तस्वीरों को दिखाया गया है। 28 फरवरी की तस्वीर में सड़क पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जबकि 19 मार्च को उसी जगह की खींची गई तस्वीर में 7 शव नजर आने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि रूसी सेना ने बूचा पर 11 मार्च को कब्जा किया था। अब देखना होगा कि बूचा को लेकर दुनिया रूस पर कितनी ज्यादा कड़ी कार्रवाई करती है। इधर युद्ध की वजह से तबाह हुए शहरों की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। ताजा वीडियो राजधानी कीव के करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद 2 शहरों वोरोद्यांका और मकारीव की हैं। इन दोनों ही शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका था, पर यूक्रेनी सेना ने जवाबी कार्रवाई कर कब्जा छुड़वा लिया है। लेकिन दोनों ही शहर रूसी बमबारी में बर्बाद हो चुके हैं। होस्टोमेल में भी भयानक नुकसान हुआ है। यूक्रेनी सेना ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें जली हुई सैन्य गाड़ियां दिख रही हैं। बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हुई दिख रही हैं। एक पुल भी आंशिक रूप से टूटा हुआ नजर आ रहा है और इसी वीडियो में नष्ट हो चुका जहाज एंटोनोव 225 भी दिख रहा है, जिसे कभी दुनिया का सबसे बड़ा विमान होने का तमगा हासिल था। कुल मिलाकर करीब 1000 घंटे बाद भी युद्ध के रुकने के कोई संकेत मिल नहीं रहे। समझौते की कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा अभी तक निकला नहीं है। रूसी सेना भले ही कई इलाकों से पीछे हटी है, लेकिन अभी भी उसका यूक्रेन के बड़े इलाके पर कंट्रोल है और ऐसा लगता नहीं है कि ये कंट्रोल
जल्दी हटने वाला है। तो विदेशी जमीन से एबीपी न्यूज के 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीलंका से जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान से हमजा आमिर आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगी नीरज राजपूत के पास, जो रूस यूक्रेन बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। और नीरज से ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि नीरज, ये बूचा नरसंहार, इसकी रूस को क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है और इससे बचने के लिए रूस तर्क क्या दे रहा है? नीरज। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा। ये जो बूचा का जो वीडियो सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि रूस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि रूस इसके लिए तैयार था पहले से, क्योंकि ये जितनी लड़ाई ज़मीन पे लड़ी जा रही है, यूक्रेन में लड़ी जा रही है, डोनबास में लड़ी जा रही है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है। और रूस की तरफ से यही कहा गया है कि ये वीडियो जो है ये सही नहीं है। जिस दिन 30 मार्च को रूसी सेना ने इस इलाके को, बूचा को छोड़ा था, उस दिन ये वीडियो सामने क्यों नहीं आया? 4 मार्च को, इतने दिन बाद क्यों यूक्रेन की सेना ने इस वीडियो को जारी किया है? साफ तौर से उनका कहना है कि जो हाथ में सफ़ेद पट्टियां लगी हुई हैं, जो लोगों की, जिनकी डेड बॉडीज हम लोग देख रहे हैं सड़क पे पड़ी हुई हैं, वो जो हैं वो लोग थे जो मदद कर रहे थे रूसी सेना को। जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो था रूसी सेना की तरफ से दिया जा रहा था यूक्रेन को लोगों को, उन लोगों को मारा गया है यहाँ से, जब रूसी सेना यहाँ से निकल गई थी। ये साफ तौर से कहना है रूसी सेना का, रूस की सरकार का। जी रोमाना। तो बूचा नरसंहार को रूस अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा बता रहा है और वहीं यूक्रेन इसे रूस का वॉर क्राइम दुनिया के सामने गिना रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब बात पाकिस्तान की करेंगे। दरअसल इमरान की धोखेबाजी का फैसला आज भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कर नहीं पाई है। अदालत कल एक बार फिर से सुनवाई के लिए बैठेगी, लेकिन पाकिस्तान विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है कि मौजूदा हालात में आखिरकार चुनाव कैसे होंगे। विपक्ष का सवाल है कि उसे सरकार पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि उसने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। आपके दिमाग में भी यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार इस सब के बीच पाकिस्तान की सेना, जो हमेशा सब कुछ कंट्रोल करती आई है, वो कहां है इस वक्त? उनके मुल्क में इतना सब कुछ चल रहा है, तो फिर आखिरकार पाकिस्तान की जो सेना है वो खामोश क्यों बैठी है? यही सवाल पाकिस्तान के विपक्ष के मन में भी तो है। इसीलिए सेना से हस्तक्षेप करने की विपक्ष अब मांग कर रहा है। असेंबली भंग करने के बाद पाकिस्तान में 3 महीने में चुनाव होने तय हैं। इसीलिए चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई। इमरान ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कल इस्लामाबाद में जुटने के लिए कहा था। कुछ लोग आए भी थे, पर सवाल यह है कि क्या विपक्ष चुनाव में जाने के लिए तैयार है? विपक्ष को डर है कि इमरान ने जैसा नैरेटिव बुना है, अगर जनता उसमें फंस गई तो कहीं फिर से इमरान पाकिस्तान की सत्ता पर बहाल न हो जाए। विपक्ष को ऐतराज इमरान के इस बयान पर है। ऐसे गद्दार बुलाए जाने से विपक्ष बौखलाया हुआ है, क्योंकि इमरान और उनकी पार्टी के नेताओं की कैंपेनिंग इसी के इर्द गिर्द हो रही है। इसीलिए विपक्ष फौज से दखल देने की मांग कर रहा है। उधर इमरान की पार्टी के नेता चुनावों की तैयारी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जता रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में आज भी दोनों पक्षों की दलीलें जारी रही। कल अदालत फिर बैठेगी, लेकिन यह माना जा रहा है कि अगर अदालत ने असेंबली बहाल की और वोटिंग का फैसला दिया तो फिर इमरान के लिए मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। ये उनकी बहुत बड़ी हार होगी। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान, इस्लामाबाद से। आप देख रहे हैं हमजा आमिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमजा, क्या पॉलिटिकल नैरेटिव में बढ़त बनाते हुए इमरान खान नजर आ रहे हैं? इसी वजह से विपक्ष अब सेना से गुहार लगा रहा है कि वो आगे आए। देखिए, नैरेटिव की तो लड़ाई चल रही है, लेकिन सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पे अटक गई हैं, क्योंकि जो हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने जो नैरेटिव बिल्ड किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि उनके अलावा, उनके हमायती जो पार्टीज हैं या लोग हैं, उनके अलावा बाकी सब गद्दार हैं। अच्छा, ऑपोजिशन को, सारी लोगों को जो है उन्होंने एक गद्दार का सर्टिफिकेट दे दिया है, जिसको ये सारी बहस सुप्रीम कोर्ट में चलाई गई है। इसीलिए शहबाज शरीफ कह रहे थे कि अगर जो है हम गद्दार हैं तो आप बताइए, अगर सबूत है तो बताइए, क्योंकि अभी तक वो जिस लेटर को लेके, जिस थ्रेटनिंग लेटर को लेके बात हो रही है, जिस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर वो फाइंडिंग्स की बात हो रही है, उन सबको अभी तक सामने नहीं लाया गया है और इसीलिए ये मसला ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजरें हैं कि वो फैसला क्या देते हैं, लेकिन लगता है तो चलिए, लगातार हमने देखा है किस तरीके से तारीख पर तारीख जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल रही है और अब एक बार फिर से कल इस मामले में सुनवाई होनी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमजा आमिर। देखिए, पाकिस्तान में उथल पुथल मची हुई है। पाकिस्तान की शह पर पलने वाले जम्मू कश्मीर के आतंकवादी फिर से सक्रिय
हो गए हैं। कल ही आतंकवादियों ने तीन हमले किए एक दिन में। सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया, एक कश्मीरी पंडित को गोली मार दी गई और बिहार के एक मजदूर पर भी जानलेवा हमला किया। हमले में कश्मीरी पंडित बुरी तरीके से घायल हैं, सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने इसे पाकिस्तान की साजिश बताया। पूरी रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान को यह आखिरी सलामी दी जा रही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हेड कांस्टेबल विशाल कुमार इस हमले में कल शहीद हो गए थे, जिन्हें आज श्रद्धांजलि दी गई। हमले में 2 और सैनिक घायल भी हुए हैं। शहीद जवान विशाल बिहार के रहने वाले थे। शाम को उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा, वहां भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कल ही आतंकवादियों ने कश्मीर के शोपियां में एक कश्मीरी पंडित को भी गोली मारी। उनका नाम बालकृष्ण है, जो केमिस्ट थे। हमारे संवाददाता रणवीर सिंह शोपियां पहुंचे हैं। शोपियां में जहां पर बालकृष्ण नाम के एक व्यक्ति जो कि कश्मीरी पंडित हैं, उन पर कल हमला हुआ था। बिल्कुल सामने ये घर है और इसी घर के बिल्कुल नज़दीक में ये जो पीछे सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों के पास ये जो घर है, यहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी मेडिकल स्टोर खोली है। इसी मेडिकल स्टोर में शाम करीब 7:15 बजे जब वो बैठे थे तो बाइक पर 2 लोग आए। हालांकि गाँव वालों का कहना है कि 3 लोग थे, जिसमें एक शख्स चौराहे के पास रुके हुए थे। उन 3 लोगों की मौजूदगी में जो बाइकर्स 2 आए थे, उन्होंने एक आया, फायरिंग की और फरार हो गया। कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फायरिंग। मेरे साथ बालकृष्ण जी के भाई हैं अनिल भट्ट जी। अनिल जी, क्या हुआ है? कौन लोग थे, कुछ पता है? नहीं, वो तो पता नहीं है कौन लोग थे। बाइक पे 3 बंदे आए हैं, तो एक पहले ही उतरा है, 2 यहाँ दुकान के सामने बाइक खड़ा की, तो एक दुकान के अंदर चला गया। आसपास के लोग भी बालकृष्ण को बड़ा मानते हैं। उनका कहना है कि वो रात में भी बीमार को दवाई देने पहुंच जाते थे। पड़ोसी हैं, आप मुस्लिम हैं, ये कश्मीरी पंडित हैं, आप लोग सालों से साथ रहते हैं। किस तरह का आप लोग का संबंध है और किस तरह के इस गांव के हालात? माशाल्लाह बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया संबंध है। मतलब अच्छी तरह से मतलब रह रहे थे हम। गांव में कोई भेदभाव नहीं था आपस में। देखो, ये दिन भर खेती पे रहता है, हमारे साथ में ही रहता है, जहाँ पे भी जाते। खासकर इस बंदे की बात मैं करूँ, ऐसा बंदा कोई नहीं है मतलब गाँव में जिसके साथ इसका अच्छा व्यवहार नहीं था। मतलब श्रीलंका में जरूरी चीजों की किल्लत बढ़ती जा रही है। देश में ना तो दवा है, ना ईंधन है, खाने पीने की चीजों की भी तेजी से कमी हो रही है। कर्ज में डूबा श्रीलंका, उसके पास अब देश चलाने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं बची है और वो फिर से एक बार कर्ज के सहारे है। श्रीलंका का ये हाल कैसे और क्यों हो गया, पहले आप ये समझ लीजिए और फिर आपको बताऊंगी अब श्रीलंका का आगे क्या होगा। इन लोगों ने हमें बताया है कि तकरीबन 10 से 12 दिनों से ये इंतजार कर रहे हैं डीजल का। और इसी तरह की तस्वीरें श्रीलंका के तमाम इलाकों में तमाम पेट्रोल पंपों के बाहर है। सोने की लंका लुटने की ग्राउंड रिपोर्ट। Diesel in the last 10 days, that's all. We are waiting, we are coming early morning and 5 a.m. and we are going 11 p.m. ऑयल का द एंड, आईसीयू में अस्पताल। ये हॉस्पिटल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। People are not happy with particular government. Right? Hardly any fuel, no gas, nothing. कतार में देश और कंगाली का कोहराम। कंगाली ने श्रीलंका को इस मोड़ पर पहुंचा दिया है कि विदेशों में उसके दूतावास भी बंद होने शुरू हो गए हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने इराक और नॉर्वे में अपने दूतावास को बंद करने का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, सिडनी के कॉन्सुलेट को भी 30 अप्रैल से अस्थायी तौर पर बंद किया जा रहा है। हालांकि सरकार की दलील है कि मौजूदा हालात के मुताबिक वह अपने विदेश विभाग का पुनर्गठन कर रही है।
आर्थिक तौर पर पूरी तरह चरमरा चुके श्रीलंका में अब जनता के सब्र का बांध टूट चुका है। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर उतर आए हैं, आक्रामक होते जा रहे हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि श्रीलंका के मिरिहाना में पुलिस ने जब 54 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया तो 300 वकील उनकी जमानत लेने के लिए पहुंच गए। इसके साथ ही वकीलों ने ऐलान कर दिया कि देश में जहां भी सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी पकड़े जाएंगे, वकील उन्हें छुड़ाने के लिए कोई फीस नहीं लेंगे। सिर्फ वकील ही नहीं, बल्कि श्रीलंका की मशहूर हस्तियां भी अब प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी हो चुकी हैं। ये तस्वीरें श्रीलंका के मशहूर क्रिकेटर सनथ जयसूर्या की हैं, जो हाथ में पोस्टर लेकर राष्ट्रपति को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। जयसूर्या जैसी हस्तियों के सरकार विरोधी मोर्चे में शामिल हो जाने से प्रदर्शनकारियों का हौसला और बढ़ गया है। श्रीलंका की जनता का यह गुस्सा जायज भी है, क्योंकि जरूरी सामान के लिए भी लोग हफ्तों से कतार में लगे हैं। एबीपी न्यूज जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो तेल के लिए 10-10 दिन से कतार में लगे लोगों से हमारी मुलाकात हुई। श्रीलंका किस तरह के आर्थिक संकट से जूझ रहा है और लोगों को किस तरह की तकलीफ हो रही है, उसकी बानगी है ये तस्वीर एक पेट्रोल पंप के बाहर की। लोगों ने मुझे बताया है कि 10 से 12 दिनों से ये लोग डीजल का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह से प्लास्टिक के केन लेकर के डीजल का इंतजार 10 से 12 दिनों से किया जा रहा है। और ये तो आप ये प्लास्टिक के केन की कतार देख रहे हैं। पेट्रोल पंप के बाहर जो सड़क है उस पर लंबी कतार है गाड़ियों की भी। For how long the wait is going? For 12 days, we are facing a big problem. We don't have jobs. We don't have we don't have foods. We are facing lots of problems in Sri Lanka in this time, and we are waiting for 12 days for diesel. 12 days daily. We are waiting. We are coming early morning and 5 a.m. and we are going 11 p.m. every day. So we don't have eating something, or we don't have only we are drinking water. And ये लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल पेट्रोल की सप्लाई जो है वो ठीक ठाक कही जा सकती है, लेकिन डीजल की सप्लाई काफी प्रभावित हो रही है और इसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। और इसी वजह से लोग डीजल के इंतजार के साथ साथ सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि देश के बड़े बड़े अस्पतालों में जान बचाने वाली दवाएं भी खत्म हो चुकी हैं। इसलिए डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी सड़क पर आ चुका है। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। लोग इस तरीके से अपने गुस्से का प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रदर्शन है ये हॉस्पिटल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। इन्होंने जो माथे पर पट्टियां पहनी हुई हैं उस पर लिखा है गोटा गो। राष्ट्रपति के खिलाफ ये प्रदर्शन है। People are not happy with particular government. Right? Hardly any fuel, no gas, nothing. Even we are having no drugs, right? Hardly any drugs. Likewise, we are going to face a lot of problems. I don't know what will happen tomorrow. पूरा देश अब राष्ट्रपति को हटाए जाने की मांग कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने एक बार फिर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, जबकि श्रीलंका की पूरी कैबिनेट 24 घंटे पहले ही इस्तीफा दे चुकी है। जिसके बाद नए वित्त मंत्री की नियुक्ति हुई, लेकिन उन्होंने 24 घंटे के अंदर अपना इस्तीफा भेज दिया। अब राष्ट्रपति को अंतरिम सरकार के गठन की सिफारिश की गई है और 48 घंटे का आपातकालीन सत्र बुलाया गया है। श्रीलंका की कहानी फर्श से अर्श तक और फिर अर्श से फर्श तक आने की एक हैरत अंगेज मिसाल है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब श्रीलंका एशिया की एक ताकतवर अर्थव्यवस्था बन चुकी थी, लेकिन केवल 3 सालों में ही श्रीलंका इस कदर तबाह हुआ कि आज यह देश तिल तिल के लिए तरस रहा है। यह बात इसकी भी मिसाल है कि कैसे सरकार की गलत नीतियां एक देश को कुछ ही वक्त में कंगाल बना सकती हैं। तो श्रीलंका की पूरी कहानी अब मैं आपको बताने जा रही हूं। देखिए, 26 साल का गृहयुद्ध झेलने के बाद साल था 2006। श्रीलंका की तरक्की का सफर इसी 2006 से शुरू हुआ और महज 15 साल के भीतर श्रीलंका जो है वो तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। और अब हम देख रहे हैं कैसे लुढ़का भी। पहले श्रीलंका के फर्श से अर्श पर पहुंचने की पूरी कहानी जरा ग्राफिक्स के जरिए जानिए आप।
जिस श्रीलंका में 2006 में प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है वो $1,436 था, वो 8 साल में करीब 3 गुना बढ़कर $3,819 पर पहुंच गया था 2014 में। इस दौरान श्रीलंका की लगभग 9% आबादी जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गई थी। अच्छा, 2019 में विश्व बैंक ने श्रीलंका को उच्च मध्य आमदनी वाला देश घोषित कर दिया था। यह एक ऐसा बड़ा तमगा था जो भारत को भी नसीब नहीं हुआ था। लेकिन 10 साल में श्रीलंका ने तरक्की की जो बुलेट रफ्तार पकड़ी, उसे बनाए रखने में श्रीलंका आज नाकाम साबित हो रहा है और उसे अर्श से फर्श तक आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसके फर्श पर आने की जो कहानी है वो भी जरा जान लीजिए आप ग्राफिक्स के जरिए। अप्रैल 2019 श्रीलंका पर विदेश कर्ज करीब $2,000 करोड़ का था और सिर्फ 3 साल लगे ये कर्ज जो है वो बढ़कर $5,100 करोड़ पर पहुंच चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार की अगर बात करें तो साल 2019 में $750 करोड़ का था और अब ये महज $150 करोड़ ही रह गया है। इतना ही नहीं, महंगाई के बारे में जान लीजिए आप आंकड़ा। अप्रैल 2019 में श्रीलंका में जो महंगाई दर थी वो 3.3% थी और आज पता है आपको श्रीलंका में महंगाई का हाल क्या है? 19% को महंगाई दर श्रीलंका में पार कर चुकी है। तो ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि सिर्फ 15 साल में कैसे श्रीलंका की तस्वीर एक बार नहीं 2 बार बदली। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों श्रीलंका का ये हाल हुआ है? श्रीलंका 15 सालों में कैसे अमीर बना और फिर कैसे गरीबी के दलदल में फंसा, इसकी वजह सरकार की गलत नीतियां हैं और ये हम सब के लिए सबक है। समझिए कि श्रीलंका क्यों तबाह हुआ। उसकी तबाही की पहली वजह थी 2006 से 2018 तक विदेशी कर्ज से विकास ने रफ्तार पकड़ी। दूसरी वजह, सरकार ने कर्ज का सही इस्तेमाल नहीं किया। तीसरी वजह, चुनाव जीतने के लिए कर्जदार देश ने टैक्स छूट दे दी। एक तरफ कर्ज में दबी सरकार ने लोगों को टैक्स में छूट दी तो दूसरी ओर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जरिया पर्यटन ठप हो गया। 2018 में श्रीलंका को पर्यटन से 43,000 करोड़ की आमदनी हुई थी और 2021 में यह आमदनी घटकर 2,000 करोड़ तक पहुंच गई। इन गलतियों का नतीजा यह रहा कि आज श्रीलंका पाई के लिए तरस रहा है और वहां की सरकार पूरी तरह से लाचार है। इसे आप यूं समझिए कि इस वक्त अगर सरकार की आमदनी 100 रुपए है तो उसका खर्च 111 रुपए पहुंच चुका है, जिसमें 70 रुपए तो उसे सिर्फ उधार चुकाने में खर्च करने पड़ रहे हैं और देश के दूसरे खर्च जैसे सैलरी, आयात जैसी जरूरी चीजों के लिए उसके पास सिर्फ 41 रुपए ही आते हैं। श्रीलंका की यह हालत एक सबक है कि सरकार की नीतियां कैसे किसी देश को तबाह कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त कंगाल और बदहाल श्रीलंका। सीधे आपको लेकर चलते हैं कोलंबो से मेरे सहयोगी जैनेंद्र कुमार, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जैनेंद्र, अब सबके मन में सवाल बस एक ही है कि यहां से श्रीलंका के लिए आगे का रास्ता क्या? रोमाना, सबके मन में ये सवाल है, श्रीलंका के लोगों के मन में भी और श्रीलंका के पड़ोसियों और पूरी दुनिया के मन में भी। लेकिन यार अनिश्चितता का माहौल है। अगर हम राजनीतिक तस्वीर की बात करें तो राष्ट्रपति और उनके परिवार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। जो प्रमुख प्रदर्शन के स्थल हैं इंडिपेंडेंस स्क्वायर, संसद भवन, इसके अलावा पीएम और राष्ट्रपति के आवास, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, जिन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले सुरक्षा कर्मियों को चलाने पड़ रहे हैं। और इसके अलावा शहर के बाहरी इलाकों में भी जब हम घूम रहे थे तो हमने देखा कि तमाम पेट्रोल पंपों पर लोग कतार में थे, डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे। तो अनिश्चितता का माहौल कायम है। नजरें इसी बात पर हैं कि राष्ट्रपति राजपक्षे क्या इस्तीफा देंगे और नहीं तो फिर वो रास्ता क्या निकालते हैं, ये जो दलदल में श्रीलंका धंसता जा रहा है। ये आप बड़ी बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो श्रीलंका के लोग हैं वो तो यही मानकर चल रहे हैं कि गोटबाया राजपक्षे के हटने के बाद भी श्रीलंका का आगे की जो राह है, आगे का जो रास्ता है वो बनेगा। देखिए, यूक्रेन के बूचा में कथित नरसंहार को लेकर रूस बुरी तरीके से घिर गया है। ताजा खबर ये आ रही है कि यूरोप के 2 देशों, एक स्लोवेनिया दूसरा रोमानिया, दोनों ने अपने देश से रूस के राजनयिकों का बाहर जाने का आदेश दे दिया है। स्लोवेनिया ने रूस के 33 राजनयिकों और रोमानिया ने रूस के 10 राजनयिकों को फौरन देश छोड़ने को कहा है। इतना ही नहीं,
इंटरनेट टाइकून गूगल ने भी रूस के रक्षा मंत्रालय को अपने सर्च से हटा दिया है। यानी अगर आप रूस के रक्षा मंत्रालय को गूगल पर सर्च करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो दुनिया भर में रूस के खिलाफ गुस्सा और वजह बन रहा है बूचा नरसंहार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।